आज का जो मेन मुद्दा है दैट इज टाइम टेबल, है ना, कि सर क्या टाइम टेबल फॉलो करें। कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, एकदम अपना लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में ड्रॉप ले लिया ना, मैंने ड्रॉप तो ले लिया लेकिन मम्मी पापा को क्या बोलूंगा। जो हमने नहीं किया था लास्ट ईयर वही करना है। कैन नॉट बी स्लो यार, आजकल के जमाने में आपको एकदम सुपर फास्ट होना है। हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर। एंड अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हो ना, इसका मतलब या तो आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो और अपनी तैयारी जो है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आप ड्रॉप लेने के लिए अभी भी सोच रहे हो कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस पर हम अलग से एक वीडियो बना के उसको अलग से डिस्कस करेंगे। बट आज का जो मेन मुद्दा है दैट इज टाइम टेबल, है ना, कि सर क्या टाइम टेबल फॉलो करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, जो रिपीटर बच्चे हैं, उनको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल तो है नहीं, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपके पास होगा जिसमें आपको 11th भी कंप्लीट करनी है, 12th भी कंप्लीट करनी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी, क्या बेसिकली सिलेबस को हम कैसे ट्रैक करेंगे, क्या अपने माइलस्टोन होने चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जेईई मेंस में भी हो जाए और आगे चल के जेईई एडवांस भी हमारा सक्सेसफुली निकल जाए। ठीक है, तो यस डेफिनेटली आज हम टाइम टेबल के ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना जो डे है उसको प्लान कर सकते हो। बट पहली बात तो ये कि देखो, अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो ना, तो बी पॉजिटिव। आपको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आके ये बोलेंगे कि अरे ड्रॉप लेने से किसका सिलेक्शन हुआ है, राइट, ड्रॉप लेके क्या ही उखाड़ लोगे। तो ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे। स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। आपने ड्रॉप लिया है, आपका डिसीजन था एंड यू नीड टू मेक इट राइट। देखो, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है until and unless you make it right। और वैसे भी मतलब एक कोटेशन है ना कि टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। आपने डिसाइड कर लिया, ड्रॉप लेना था, ले लिया, अब रोने का कोई सवाल नहीं है। अब आप फोकस करो कि बस एकदम फुल फ्लेज में तैयारी करो और किसी की सुनने की जरूरत है नहीं। बी पॉजिटिव, प्रिपेयर करो। मैं आपको बता रहा हूं आपका सिलेक्शन भी होगा और आप लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने कभी जीवन में ड्रॉप लिया था। मैं खुद भी एक ड्रॉपर हूं और मैंने आज तक कभी रिग्रेट नहीं किया कि मतलब मैंने जीवन में ड्रॉप क्यों लिया था, राइट। तो डेफिनेटली खूब अच्छे से मेहनत करो। नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। ड्रॉप बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ा है कि पता नहीं हम पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, राइट। आपके लिए पहली बार है, बट बहुत सारे बच्चे मतलब यूपीएससी के लिए लोग रिपीट करते हैं, बहुत अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी रिपीट करते हैं। तो रिपीट करना और स्पेशली एक एग्जाम के लिए रिपीट करना बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी आप दोबारा ट्राई कर रहे हो एक बार और अगले साल आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, जस्ट कम आउट ऑफ दिस। एंड वो होता है ना कि सर मैं तो आधा जीवन अपना स्ट्रेस में ही निकाल रहा हूँ कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बीइंग अ ड्रॉपर, आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है ना वो ये कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो थोड़ा सा। अगले साल आपका सिलेक्शन होने वाला है ऐसा विजुलाइज करो और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली खाली सपने देखने से भी नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यस, मेहनत करने वाला टाइम टेबल ही हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द टाइम टेबल ना, मैं पहले थोड़ा सा आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो याद दिलाता हूँ, क्योंकि हर ड्रॉपर की एक स्ट्रेंथ होती है, इसके बाद वीकनेस भी होती है। तो मैं दोनों आपको समझाता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी लड़ाई में उतर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता है कि आप कौन सी जंग लड़ने वाले हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। तो एक ड्रॉपर की क्या क्या स्ट्रेंथ होती है और किन किन चीज़ों पे अपने को खेलना है, इसी के हिसाब से फिर हम अपना टाइम टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात, बीइंग अ ड्रॉपर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है। मतलब बेसिक टर्म्स, जैसे एकदम नया बच्चा है तो उसको सब कुछ पढ़ाना पड़ता है ना कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक से बताना पड़ता है। इवन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना उसको वो भी नहीं पता होता है कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्या होता है ना, आइडेंटिटीज कौन सी लगाते हैं, लॉग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। बीइंग अ ड्रॉपर आपको ये सब आता है, आपको बेसिक लेवल की सारी चीजें आती है, बेसिक टर्म्स आपको ऑलरेडी आते हैं, नाम आपने सारे सुने हुए, मैट्रिक्स पता है, डिटर्मिनेंट पता है, क्वाड्रेटिक पता है, चैप्टर की लिस्ट पता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है, बहुत सारी चीजें तो हमें ऑलरेडी आती है। तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी बहुत बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो और इसीलिए मैक्सिमम ड्रॉपर्स का सिलेक्शन भी होता है। जो नंबर ऑफ ड्रॉपर्स सिलेक्ट होता है ना, दैट इज मोर देन द नंबर ऑफ 12th।
राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप देखोगे तो हमेशा ड्रॉपर्स ही ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम भी है, अभी आपके पास साल भर का टाइम है जिसमें आपका स्कूल भी नहीं है ना। तो मतलब ये भी एक स्ट्रेंथ हो गया कि भाई अब आपके पास कोई भी स्कूल का बर्डन नहीं है, मतलब कोई स्कूल नहीं, कुछ सीबीएसई बोर्ड नहीं, कुछ है ना प्रैक्टिकल नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई स्कूल नहीं जाना है ना, कोई टाइम वेस्ट बिल्कुल भी एकदम आपका जीरो है। आपको केवल और केवल जेई मेन और जेई एडवांस दो ही चीजों पे फोकस करना है, इधर उधर की कोई बात नहीं। इवन बेसिक चीजें भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो उसको फटाक से रिवाइज मारो, और जो एक्चुअल चीजें हैं, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो हमें नहीं चमकते हैं या नहीं आते हैं, जो अपनी वीकनेस है उस पर फोकस करो। तो आप टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाओ कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, ये नहीं कि वापस से वही बेसिक लेक्चर देख रहे हो, उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो मतलब समय का मिसयूज हो गया ये तो है ना, क्या आप उसको सदुपयोग कर ही नहीं रहे हो, आप अलग ही कहीं फंसे हुए हो। ठीक है, तो लूप में मत फंस जाना, नहीं तो वही चीजें पढ़ते रह जाओगे, वही रिजल्ट भी आएगा जो अब की बार आया। तो कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, एकदम अपना लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इफेक्टिव स्टडी भी नहीं करते हैं, तो अभी हम इफेक्टिव स्टडी की भी बात करेंगे, बट पहले स्ट्रेंथ को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टेस्ट देने का जो एक्सपीरियंस है, अभी आपको ये भी पता है कि जेई मेन कैसा होता है, क्या माहौल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जहां पे आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें ऑलरेडी, और इनफैक्ट हो सकता है कि आपको जेई मेंस लेवल तक का ऑलरेडी आता हो, या एटलीस्ट सीबीएसई लेवल का आता होगा। ठीक है, तो उससे ऊपर ही आपको बढ़ना है, उससे नीचे तो आप जाओगे नहीं। तो यस, डेफिनेटली वहां से उठाओ और चैप्टर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। आपने जो बेसिक मटेरियल है वो भी आपने सॉल्व कर रखा है, एटलीस्ट एनसीईआरटी लगाई होगी, कुछ कोचिंग का मटेरियल होगा, तो बेसिक तो किया होगा ना यार, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन तो करे होंगे ना, एटलीस्ट जो बेसिक ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है वो तो आपको पता ही है, राइट। तो काफी सारी चीजें ना अपने को मतलब उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ऑलरेडी आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, आपको पता है कि यार मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बना था, अब मुझे उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, मेरी मैथ्स इतनी वीक है तो मैथ्स को मुझे सुधारना है, कैलकुलस में मेरे सवाल नहीं बनते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पिछली बार पढ़ के ही नहीं गया था मैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो, राइट। तो यही सारी चीजें अपने को इंप्रूव करनी है, और उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम भी है, राइट। बहुत सारी गलतियां हमने करी है, बस उसको रिपीट नहीं करना है, और डेफिनेटली जो गलतियां है उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ये तो स्ट्रेंथ की बात हो गई कि भाई ये सारी स्ट्रेंथ है जो मुझे ऑलरेडी पता है, उसको ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रख के एक ड्रॉपर को अपनी तैयारी करनी चाहिए। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो यू शुड नो द वीकनेसेस, है ना, कि सर वीकनेसेस क्या है। तो जनरली मतलब इनमें से आपकी कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है, जैसे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, है ना, मैंने ड्रॉप तो ले लिया लेकिन मम्मी पापा को क्या बोलूंगा। लेजीनेस, है ना, कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, पहले स्टार्टिंग में तो जोश जोश में ड्रॉप ले लिया कि हम तो आईआईटी में ही जाएंगे, मेरा तो आखिरी मौका है, मैं तो आईआईटीएन बनूंगा, एक चांस आईआईटी जेईई एडवांस वालों ने दिया है तो मैं क्यों ना उसको यूटिलाइज करूं। तो स्टार्टिंग में तो फुल जोश होता है, आईआईटीएन बनना है, 2-3 महीने बाद एकदम ठंडा पड़ जाएगा, एकदम आराम से पड़े हुए आप, है ना। डर लग रहा है सर, डर बहुत लग रहा है कि पता नहीं इस साल भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। तो डर के चक्कर में आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यार ये सब इमोशनल चीजें जो है ना उसको छोड़ो और आप अपनी पढ़ाई में लगो, तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो ये इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, ये सब गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। नॉट गिविंग सफिशिएंट अटेंशन टू डिटेल में नहीं पढ़ते हम, ऊपर से पढ़ लिया, है ना, एकदम जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि डेप्थ लेवल पे, एडवांस लेवल पे, या एकदम डीप में आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एक गलती जो बहुत सारे ड्रॉपर्स करते हैं वो ये भी करते हैं कि सर मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा क्यों पढ़ूंगा। अरे भाई नहीं आता है तभी तो ड्रॉप लेना पड़ा, है ना, आता होता तो पहले ही सिलेक्शन हो जाता। तो आपको सब कुछ आता है, ये भी बेवकूफ़ी है। तो ये मत मान के चलो कि सर मुझे सब कुछ आता है, मैं तो दोबारा इसको नहीं करूंगा। हम लेक्चर देते, लोग करते ही नहीं है, ये तो मुझे आता है। तो भाई आता है तो सवाल लगाओ, सवाल सर मुझसे नहीं बनते, तो फिर इसका मतलब यही है कि थ्योरी नहीं आती है। थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको थ्योरी अच्छे से समझना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब वहां पे हम जाने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि वहां एडवांस लेवल आ जाता है, वहां पे हमारे सवाल बनते नहीं है, वैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई वहां पे जाना पड़ेगा, जो हमने नहीं किया था लास्ट ईयर वही करना है, जो कर चुके हैं वो तो हो गया ना ऑलरेडी, अब आगे बढ़ो और थोड़ा ऊपर उठो, ठीक है, यस और नो। ट्राइंग टू रन अहेड, आगे भागने की कोशिश करते हैं कि हमें सब आता है, हमें सब आता है, आगे आगे भागते जाएंगे, पीछे पीछे सब छूटता जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नॉट हैविंग अ प्लान, ये वही वाली गलती हो गई जो हमने पहले भी करी थी,
कि भाई प्रॉपर टाइम टेबल है ही नहीं, कोई शेड्यूल है ही नहीं, जो मन में आ रहा है। कल को कोई नया टेस्ट सीरीज आ गया, हमने वो कर लिया, कुछ नया आ गया, यूट्यूब पे इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, 1000 चीजें हैं और सारे लोग अच्छे हैं, तो हजारों चीजों में हम फंस गए, रह गए, हम लूप में फंस गए, हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, जो टीचर करवा रहे वही हम कर रहे हैं, हमारा खुद का दिमाग ही नहीं लगा रहे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है आजकल की डेट में। टू मच इंफॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको इतना सब कुछ, आप इतना एक्सपोज्ड हो। इनफैक्ट मैंने ये भी लिखा है कि यार लेस फोकस एंड मोर एक्सपोज, क्योंकि बीइंग अ ड्रॉपर है ना, देखो एक 12th वाला बच्चा होता है जिसको मैं 3 बुक थमा दूंगा ना, वो वही कंप्लीट करेगा, उसको चौथी बुक पता ही नहीं है। आपको सब पता है, कितने यूट्यूब चैनल होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या चल रहा है ना। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किसके जीवन में? ड्रॉपर के जीवन में ही। आपको सारी चीजें जाननी भी होती है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा कोचिंग है, कौन सा मटेरियल है। 1000 तो मटेरियल आपने इकट्ठे कर रखे, 400 किताबें आपके डेस्क पे, कौन सी किताब पढ़ोगे? 4 ही तो पढ़नी होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बैड। एक बच्चे को 3 किताब पकड़ा दूंगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक बच्चा है जिसके पास दुनिया भर का मटेरियल है, पढ़ वो कुछ नहीं रहा है। तो ज्यादा एक्सपोजर है जिसके चक्कर में फोकस आपका बन ही नहीं पाता है, कभी इधर तो कभी उधर, ये फुटबॉल बन गए, बस इधर उधर पास कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। और एक पॉइंट ये वाला भी है कि हम इतने ज्यादा स्लो हो चुके हैं, जितना एक 12th वाला बच्चा 4 घंटे में, मान लो वो जितने क्वेश्चन करता है ना, उतने ही क्वेश्चन करने में हमें 12 घंटे लग रहे, क्योंकि हम स्लो है। बीइंग अ ड्रॉपर है ना, एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई हमारा, आप देखो मैं तो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे जितना टाइम लगता है ना एक लेक्चर देखने में, वो 3 गुना है। नॉर्मल बच्चा 1 घंटे में 1 घंटे का लेक्चर देख रहा है, तो मैं 1 घंटे का लेक्चर ही 3 घंटे में देख रहा हूँ। या 1 घंटे में वो डीपीपी सॉल्व कर रहा है, तो मैं 4 घंटे में डीपीपी मुझे सॉल्व करने में लग जा रहा है। तो मैं इतना स्लो हूं कि भाई मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो अब ऐसे केस में आप कोई भी टाइम टेबल बनाओगे तो आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। फिर मैंने आपको बोला कि एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप डीपीपी का स्लॉट डालो 1 घंटे का, आपको डीपीपी करने में 3-4 घंटे लग जा रहे, दिन में होते ही 12 घंटे हैं, उससे ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे पढ़ लोगे। तो यार ये सब चीजें ना आपको थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। यू कैन नॉट बी स्लो यार, आजकल के जमाने में आपको एकदम सुपर फास्ट होना है ना। कब चैप्टर आया, कब खत्म हो गया, हमने रिवीजन कर लिया, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगा लिए, जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर दिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आपको सोचने का टाइम ही नहीं देना है, खुद को ही मत दो, आप सोचो मत करो। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग वाला पॉइंट भी तो है। सोचते रहते हैं हम, सर ये कर ले, वो कर ले, ये करने से हो जाएगा, पीवाईक्यू से हो जाएगा। अरे भाई पहले करो, उसके बाद पूछो कि सर और क्या करे। पहले खत्म कर दो, आप उतना सोचो मत आप, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट डू होते हैं, वैसे भी लेक्चर आपको करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, जो आपको डीपीपीज में मिल जाता है हर एक इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं करो कि हमारे बैच में आ जाओ, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, नोट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनके शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने ही चाहिए। तो ये सारा बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर कहीं पे भी आप उसमें बेसिकली लैग कर रहे हो तो आपको उसको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे कि सर किस तरीके से फिर मैं अपना जो डे है उसको प्लान कर सकता हूं। एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप कुछ भी करो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना, मान लो एक सिटिंग मैंने लगाई 3 घंटे की, तो वो 3 घंटे में मैं खाली पढ़ाई कर रहा हूं और वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए जितना आप जेईई एडवांस के पेपर में होते हो। जेईई एडवांस का पेपर 1 पेपर 2 3 घंटे का होता है ना। 3 घंटे में आप सोचते हो कि मैं अपना पूरा दे दूंगा जितना मुझे आता है, उतनी इफेक्टिवनेस आपको वो 3 घंटे की सिटिंग में लानी है। अगर आप आराम से मोबाइल देखते देखते पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, बट एकदम है ना, एकदम लेजीनेस है, आराम से कर रहे हो सारे काम, तो वो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा इफेक्टिव होना पड़ेगा। दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 12 घंटे का इफेक्टिवनेस नहीं आता है। आप 12 घंटे का काम करके 3 घंटे का आउटपुट ला रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। आप टाइम टेबल बना रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है ना। बार बार टाइम टेबल बना के फिर उसको कट करके फिर नया टाइम टेबल बना रहे हो, तो इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार में समझ लो। मोटा मोटा सभी बच्चों को ऐसे ही कुछ, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे हैं तो स्कूल तो है नहीं, है ना। सुबह से उठते ही आपको 2 ही काम करने हैं, एक तो अपने लेक्चर खत्म करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो किस तरीके से आप अपना पूरा जो डे है उसको प्लान कर सकते हो, वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप सुबह एक तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, 5:30 बजे 6 बजे हम उठ गए,
सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप वॉक कर लो। सुबह सुबह जो आपको एनर्जी मिलेगी ना, उस एनर्जी से आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मतलब होता है ना कि अगर मैं सुबह उठ के आधा नींद में, ऐसे आधे बच्चे मैंने देखा ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं एकदम नींद में, है ना, ऐसे करके नींद आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो क्या ही पढ़ाई करेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो भी इनऑर्गेनिक, और वो भी नींद में ऐसे ऐसे करके। आधे बच्चे तो पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं। तो यार नींद में पढ़ाई करोगे तो कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली थोड़ा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए सुबह उठ के थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आप एक आदत डालो, आप वॉक करने चले जाओ, है ना। अगर आपके आसपास पार्क है तो वॉक कर लिया, योगा कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा वार्म अप कर लिया, जिससे है ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाए हमें, और पढ़ने फिर हम जब बैठे ना तो उसका इफेक्टिवनेस हमें दिखे, पढ़ाई में भी दिखे। ये नहीं कि हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, उसको अभी भी नींद आ रही है और हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ पढ़ पढ़। जबरदस्ती देखो कोई काम नहीं करता है, आपका दिमाग भी नहीं, वो करेगा ही नहीं। आप बोलोगे वो कुछ और ही कर रहा होगा। तो इसीलिए स्टार्ट आप जब भी अपना दिन चालू करो ना, क्योंकि आपको काफी मतलब कम से कम 12 घंटे 13 घंटे तो पढ़ाई करोगे, तो दिमाग को भी तो वो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? स्टार्टिंग में सुबह उठ के कम से कम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा करो आप, ठीक है, अपने को इसमें परफेक्शन नहीं लाना है, आप थोड़ा कर लो 15 मिनट्स 20 मिनट्स, और 15 मिनट से आपका कोई जेई का सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, उससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएगा, एक नई एनर्जी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे, और काफी 12 घंटे आपके इफेक्टिव जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। फिर हम आधे घंटे का टाइम और लेंगे और वहां पे रेडी हो जाएंगे, नहा लिया, ब्रश व्रश कर लिया, एकदम रेडी हो गए, है ना। 7 बजे मैक्स टू मैक्स मैं मान के चल रहा हूं कि आप एकदम उठ के रेडी हो गए। अब 7 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 PM तक ये 6 घंटे होते हैं। ये जो 6 घंटे है ना, ये आपके जाएंगे लेक्चर्स में। मतलब जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हो, ड्रॉपर्स की क्लासेस वैसे भी मॉर्निंग में होती है नॉर्मली, है ना, तो आप लेक्चर लगाओगे। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर देखो, ऑफलाइन है तो आप कोचिंग जाना पड़ेगा, वहां पे आपके सारे लेक्चर होते हैं। लगभग 1-2 बजे के आसपास आपके लेक्चर ही चलते हैं मॉर्निंग वाले टाइम में। ड्रॉपर्स में हर जगह लेक्चर चलते हैं, तो आपको वो जो लेक्चर्स है वो बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि आप अपने दिन का 50% जो पोर्शन है वो लेक्चर में ही गुजार रहे हो। और ये लेक्चर आप ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने दिन का 50% वेस्ट कर रहे हो। और दिन का 50% वेस्ट करके मैंने तो नहीं देखा है कि किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो जो लेक्चर्स होते हैं वो लेक्चर के टाइम पे ही प्रिपेयर हो जाने चाहिए, है ना। नोट्स आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हम ड्रॉप ईयर में है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स है, उनमें कुछ नए पॉइंट्स आपको टीचर सिखा रहे हैं, उसको लिख लो। जो नए पॉइंट्स है उनको ऐड करते जाओ, या एक एडिशनल नोट्स बना लो कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने ड्रॉप ईयर में सीखे। ठीक है, तो दोबारा कोई काम करना ही नहीं है। जो कर लिया उससे ऊपर अपने को एड ऑन करना है, बेसिकली जो नॉलेज है उसको और एक्वायर करना है, और थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ना है। जो कर दिया वो तो कर दिया ना ऑलरेडी, अब उससे आगे बढ़ना है, राइट। तो लेक्चर आप बहुत इफेक्टिवली खत्म करो। आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो जो आपने, जैसे मान लो आपके 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं नॉर्मली ऑनलाइन में, 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर होता है ना। तो 1.5 घंटे का है तो आपको 4.5 घंटे, और मैं बीच बीच में मान के चल रहा हूँ कि एक लेक्चर खत्म होगा, आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, थोड़ा सा इधर उधर जाओगे, फिर दूसरा लेक्चर चालू करोगे, तो मोटा मोटा आपको 6 घंटे लग जाएंगे, है ना। 6 घंटे में आपके 3 लेक्चर, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, 3 लेक्चर आपने निपटा दिए। अब ये आप ना बहुत अच्छे से करो। नॉर्मली इसमें पता गलती क्या हो जाती है कि ये ना हम भगा के देख रहे होते हैं, या एकदम लेजीनेस के साथ देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं 4 दिन बाद भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आपने एक लेक्चर देखा और 4 दिन बाद भूल गए ना, तो आज का दिन आपका बेकार हो गया। आज आपने जो किया था वो 0 हो गया, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि भूल गए 4 दिन बाद। जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ना, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि आपको सीधा जेईई एडवांस तक याद होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट आप लिख लो, नोट्स कम से कम 3-4 बार रिवाइज करने पड़ेंगे आपको, कम से कम बोल रहा हूँ 4-5 बार भी करने पड़ेंगे। नोट्स तो मतलब मुंह जबानी सारे फॉर्मूला, जो नोट्स होते हैं ना वो कुछ नहीं होते हैं, आपको सब दिमाग में होना चाहिए। अभी मैं 4-5 वैल्यू पूछ लूंगा, आपको याद नहीं है तो सब बेकार है। आपके नोट्स में लिखे हुए, सर मेरे नोट्स में सब कुछ है, क्या करेंगे उसका? आपके दिमाग में है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ना है। एक एक चीज जो टीचर ने बताई नोट्स में तो लिख ही लो, उसको 4-5 बार रिवाइज करके सब कुछ मुंह जबानी सब कुछ याद होना चाहिए। रटना पड़े तो रट लो, बट अल्टीमेटली याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूलाज याद नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे आप जेईई मेंस और एडवांस?
ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आप 1 बजे फ्री हो गए, 1 बजे के बाद 1 घंटे का टाइम लो जहां पे आप लंच कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है तो एक बार और आप चाहो तो नहा लो, मतलब उससे भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। पूरा प्रॉपरली करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर पानी डाल दिया और थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो गए जिससे कि एनर्जी वापस आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा लंच कर लिया, रेस्ट कर लिया, है ना, थोड़ा सा ब्रेक हमने बीच में ले लिया जिससे कि हम, क्योंकि 6 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी ऑब्वियसली थक जाओगे, तो बीच में ब्रेक ले लिया जिससे कि, और हल्का फुल्का ही, मतलब बहुत ज्यादा हैवी खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नींद आ जाएगी फिर से, ठीक है। तो हल्का फुल्का लंच आपने कर लिया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर से आप स्टार्ट हो जाओ। अब देखो इसके बाद जो आफ्टरनून वाला पार्ट है उसमें आपको 3-3 घंटे की 2 सिटिंग लगानी है। एक 3 घंटे की सिटिंग ये है 2 से 5, और एक आपका है 6 से 9, बीच में आपका ब्रेक है, ठीक है। ये वाला जो है ये 5 से 6 आप ऑलमोस्ट मान लो कि ब्रेक ले लिया आपने। तो ये 6 घंटे यहां पे आपने पढ़ाई कर ली, 3 घंटे की सिटिंग और ये 3 घंटे की सिटिंग, 6 और 6 आपके 12 घंटे तो वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद आप में एनर्जी बचती है या कुछ अगर आप दिन भर में नहीं कर पाए तो वो आप एंड में कर सकते हो। बट ये जो 3 घंटे की सिटिंग है ना, यहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। जो भी आपने सुबह लेक्चर पढ़े, ठीक है, उन लेक्चर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स में डीपीपी वगैरह मिल जाती है, तो डीपीपीज में से आप क्वेश्चन निकाल लो, या कोई अच्छी किताब है, आपने मान लो कि क्वाड्रेटिक में न्यूटन्स मेथड पढ़ा तो न्यूटन्स मेथड के कुछ क्वेश्चन लगा लो। जो भी आपने पढ़ा मॉर्निंग में उसके आप थोड़े क्वेश्चन लगा लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो आपने सुबह पढ़ा उसके क्वेश्चन आपके बन रहे, उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। तो यहां पे आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो 3 घंटे का स्लॉट है, लेकिन आप एक घंटे ले लो, मतलब एक डीपीपी कर पाओगे, 20-20 सवाल की एक डीपीपी। आप यहाँ पे एक फिजिक्स की लगा लो, एक केमिस्ट्री की लगा लो, एक मैथ्स की लगा लो, 20-20 सवाल। डीपीपी नहीं भी है तो 20 सवाल आप अपनी बुक से निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर 5 से 6 ये जनरली यार देखो, मेरे लिए तो ये वो समय होता था जब थोड़ी भूख लग जाती है कि नहीं, क्योंकि आपने हमारे घर पे देखो अब ये होता है कि अब ये भी पता नहीं आप लोगों के घर पे कैसे होता है, 1 बजे हमारा तो लंच हो जाता है। अब कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि 3 बजे होता है लंच, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे कर लेना। बट अल्टीमेटली 2 सेटिंग आपको लगानी है 3-3 घंटे की, और टाइमर लगा के एकदम प्रैक्टिस करो ताकि आपका जो स्पीड वाला मैटर है ना वो भी सॉल्व हो जाए। साल भर अगर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे, एक तो पहले तो घड़ी खरीद लो जहां जिसमें वो अलार्म वाली घड़ी होती है ना, कि 1 घंटा जैसे ही हुआ तो टी 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 बजने लग जाए, आपको पता चल जाएगी हाँ भाई टाइमर चल रहा है। और एकदम टेबल पे ही लगा लो आप। टाइमर लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी वो आती है ना, टेबल क्लॉक बोलते हैं उसको ले लो आप, उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप। और वैसे भी टाइम देखते रहोगे, आपको ऐसे घड़ी ऐसे चलती रहेगी ना, आपको लगेगा अरे यार मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वापस आप ऑन द ट्रैक आ जाओगे ऑटोमेटिकली। तो टाइम की कदर करना भी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो घड़ी होनी चाहिए, राइट। और ये जो 3 घंटे वाला स्लॉट है ना, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जेई मेंस के कम से कम आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जेई एडवांस के कम से कम 15 से 20 साल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो जो भी टॉपिक्स और जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े दिन में, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप निपटा दो, तो वो टॉपिक जो आपने पढ़ा ना मॉर्निंग में, वो एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपको सब कुछ कर दिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, मेंस और एडवांस लेवल के। अगर कोई एडवांस का भी कोई पीवाईक्यू है जो उस टॉपिक से आया है तो उसको भी निपटा दो। तो यहां पे ना आपकी बहुत सॉलिड तैयारी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ एंड में थोड़ा सा आप अपने जो नोट्स है उसको वापस एक बार रिवाइज भी कर लो। तो एक बार हमने सुबह बनाए थे और शाम को उसको वापस रिवाइज भी कर लिया, और रफली आप मान के चलो कि 10 बजे 11 बजे के आसपास आप, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी है तो वहां पे आप देख लेना। बट यहाँ पे 9 बजे के बाद आपको एकदम स्क्रीन टाइम नहीं करना है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो बेस्ट वही होता है कि 9 बजे के बाद, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो या ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, आपको फोन, लैपटॉप, ये सब चीजें त्याग देनी है, ठीक है। नो स्क्रीन टाइम। अगर स्क्रीन टाइम करोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो लेट उठोगे तो अगला दिन बर्बाद। तो 9 बजे, मतलब 9 बजे इज द डेडलाइन। वहां तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप अपने या तो नोट्स रिवाइज कर, 9 बजे के बाद आप नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए अपने को, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको रात को, ठीक है। और रील्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं देखना, जो भी करना है आप थोड़ा बहुत करना है तो ब्रेक में कर लो, बट रात को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप टाइम पे सो जाओ और फिर वापस सुबह 6 बजे उठना है, और फिर अपना जो पूरा दिन है वो इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। बस आपको मैं अंत में यही बोलूंगा कि आप अपना जो दिन है उसको इफेक्टिवली प्लान करो। अगर आप 3 घंटे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो इफेक्टिव होना चाहिए,
ये नहीं कि हम 3 घंटे का जो काम है वो 4 घंटे 5 घंटे में कर रहे हैं। तो ना तो बहुत ज्यादा करना है, ना ही बहुत कम करना है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कम करो, लेकिन क्वालिटी से करो। मान लो कि आप पिछले 5 साल के कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कुछ सिलेक्टेड कर लो, लेकिन जो सिलेक्टेड कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो आपके नोट्स में क्वेश्चन होंगे ना उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे। नोट्स में कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, कुछ क्वेश्चंस कराता है, जो क्वेश्चन कराता है उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आपको पीवाईक्यू में भी मिलेंगे और सिमिलर क्वेश्चन ही आपको डीपीपी में भी मिलेंगे। हर जगह वही चलता है। तो अगर आपने नोट्स ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इनफैक्ट, तो सिमिलर टाइप की चीजें ही आने वाली है। तो 80% 90% तैयारी तो आपकी वैसे ही हो जाएगी, राइट। और एंड में आप एक बार अपने जो नोट्स है उसी को एक बार रिवाइज करके सारी चीजें एकदम मुंह जबानी आपको याद होनी चाहिए। तो यही आपको फॉलो करना है टिल द टाइम योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। ठीक है, कुछ बैकलॉग वगैरह है तो आपको एक्स्ट्रा 1 या 2 घंटे का स्लॉट निकालना पड़ेगा रात में, जैसे 9 से 10 मान लो, 10 से 11 मान लो, ताकि वहां पे आप अपना बैकलॉग्स वगैरह भी कवर कर सको। बट अल्टीमेटली ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। तो आई होप कि ये टाइम टेबल क्लियर है। इसके साथ साथ एक और काम करो, एक चेकलिस्ट बना लो, एक एक्सेल फाइल बना लो या कैसे भी कर लो, आप लिख दो। इनफैक्ट बेटर यही होता है कि आप ना कहीं दीवार पे ऐसे चिपका दो और वहां पे ऐसा टेबल बना दो, और वहां पे जाके आपको हर दिन अपडेट करना है कि आज के, जैसे 1 जून से मान लो आप चालू कर रहे हो, तो आज के आपने तीनों लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्लीट करे कि नहीं। किसी किसी दिन मान लो आपने 3 लेक्चर भी नहीं देखे, आपको वो भी समय नहीं मिला या कुछ है ना, तो वो मिस हो गया, तो आपने आज के 3 लेक्चर कंप्लीट करे कि नहीं। जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला स्लॉट है वहां पे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अगले दिन और ज्यादा करना है, तो आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। आप कम नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि 3 घंटे में 10 ही सवाल करे, मैं उसी में अटक के रह गया। अटक के तो रहना ही नहीं है अपने को, एकदम सुपर फास्ट चलना है। ठीक है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हमने कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, 20 करे कि नहीं। 1 घंटे में जेईई मेन में 25 सवाल आते हैं, तो आपको मिनिमम 20 तो करने ही पड़ेंगे। चलो मान लेते कि अभी स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं, 25 नहीं तो 20, तो 20 तो मिनिमम फिर भी करने पड़ेंगे। और आजकल तो जेईई मेन में सब लोग फुल स्कोर ही ला रहे। आप 100% एम करोगे तब जाके 99 आएगी। तो 99% वाला टारगेट अपने को रखना भी नहीं है, आपका फुल स्कोर आना चाहिए। फुल स्कोर नहीं आ रहा है, सब बेकार है, समझ गए। आपको टारगेट वही करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये मत सोचो कि सर 70% तो हो ही रहा है, वो सब गए जमाने। अब जमाना फुल स्कोर का, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री। बच्चे 80 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, 85 90 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स अगर आसान आ गया एकदम फोड़ देते बच्चे। तो बीइंग अ ड्रॉपर आपको एक्सपीरियंस है, 250 नंबर पे भी मतलब 99 परसेंटाइल बन रही है। तो डेफिनेटली आपको आसान पेपर के लिए भी रेडी रहना है और टफ पेपर के लिए भी रेडी रहना है। तो आप कहीं पे भी ये मत सोचो कि यार मैं तो सेटिस्फाइड हूं। डोंट बी सेटिस्फाइड, पहली बात तो ये है। आप अपने आपको लगता है कि मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, मेरी तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, कहते सर मेरा तो बहुत सही चल रहा है, मुझे तो सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके हिसाब से वो सही था, लेकिन एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कम पड़ गया। तो एग्जाम, बाकी बच्चे और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमें और बेटर करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था, है ना। यू आर ऑलरेडी गुड, जो आपको कॉलेज मिल रहा है ले लो, फिर उसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। सेटिस्फाइड हो आप, तो सेटिस्फाइड नहीं रहना पड़ेगा, अपने को और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो कितने कितने कर रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक ऐसा चेकलिस्ट बना लो और उसमें रोज आपको अपडेट करना है। आपको खुद ही को जवाब देना है बेसिकली, किसी और को नहीं। आप अपने लिए ये बनाओ कि कितने कितने क्वेश्चन में कर रहा हूं, उसका एक ट्रैक बनाओ कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, करना तो चाहिए। अगर एक दिन भी आपने मिस किया, मतलब बाकी बच्चे तो कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम खुद ही मतलब मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई कि आप इतने सेटिस्फाइड हो? क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? आज 2 जून को, 1 जून को क्यों नहीं पढ़ाई करी? तो वो अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो। तो चेकलिस्ट बना लो, एक ट्रैकर बना लो, है ना, ताकि आप अपना जो सिलेबस है उसको ट्रैक कर सको कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जनवरी में मेरा पेपर है, फर्स्ट अटेम्प्ट है जेईई मेन का, तो जेईई मेन तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तभी हम एडवांस के करीब पहुंचेंगे।
तो अगर जेई मेन आपको करना है तो दिसंबर या नवंबर एंड तक मैक्स टू मैक्स आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर नवंबर तक आप प्लान कर रहे हो टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, तो आपको 5 महीने है मोटा मोटा, आप देख लो, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर अगर मैं पूरा भी मान लूं तो 6 महीने। तो 6 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब 6 महीने में 100% सिलेबस कंप्लीट करना है तो मतलब पर मंथ आपको 20% जैसे मान लो मैथ्स में 25 चैप्टर है तो कम से कम 20%, कम से कम मतलब 5 चैप्टर तो आप मान ही लो, जो आपको 4 या 5 चैप्टर पर मंथ आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उतने आप नहीं कर रहे हो तो आप स्लो जा रहे हो, फिर तो स्लो नहीं जाना है ना, आपको कम से कम 20% खत्म हो गया, 40% हो गया, 60% हो गया। सितंबर में 60% सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो नवंबर में 100% नहीं होगा, बैकलॉग चल रहा है फिर आपका, और बैकलॉग कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट बनना पड़ेगा। और फास्ट बनने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो फिर आप इफेक्टिव नहीं हो, है ना। तो इफेक्टिवली करो, फटाफट भी करो, और ऐसा भी, और ये 2 महीने तो कम से कम आपको चाहिए रिवीजन के लिए, है ना। रिवीजन करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें वापस ब्रशअप करोगे, क्योंकि कितना भी करोगे कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी वो सब यहीं से बनेगी अल्टीमेटली। अभी मान लो कि ड्रॉप लेने से पहले मेरे 130 नंबर आ रहे थे, तो मैं मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी बना के उसको 220, 240, 250 नंबर तक पहुंचाऊंगा, तब जाके जेई मेन जनवरी में आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। छोटा टारगेट तो रखो भी मत आप, ठीक है। तो जनवरी में मान लो कि जेई मेन आपका क्लियर हो गया, तो फिर आपको जेई एडवांस के लिए 4 या 5 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जहां पे आपको फिर फुल फ्लेज फोकस करना है एडवांस के ऊपर। और फिर अल्टीमेट टारगेट तो यही है कि जब मई में जेई एडवांस का पेपर होगा तो अपने को जेई एडवांस ओढ़ना है। बट ये जेई एडवांस का सपना तभी हम थोड़ा और करीब लाएंगे अगर जनवरी वाला बहुत अच्छा हो गया, एटलीस्ट मतलब आप टारगेट अच्छा रखो। बाकी अगर मान लो 98, 97 भी आ गई, देन ऑल्सो वी विल डेफिनेटली फोकस ऑन जेई एडवांस ओनली। और अल्टीमेट टारगेट तो बीइंग अ ड्रॉपर, मैंने ड्रॉप ही इसलिए लिया है कि भाई अल्टीमेटली मुझे IITian बनना है कि नहीं। तो मैक्सिमम बच्चों का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जेई एडवांस क्लियर करके मुझे IITs में अपनी जगह बनानी है, राइट। तो एक ऐसा सिलेबस ट्रैकर बना लो जिससे मंथ ऑन मंथ आपको पता चले, एक डेट वाइज भी बना लो जिससे आपको हर दिन का एक आइडिया रहे कि आप कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका ही हो रहा है, बाकी लोगों का कोई नुकसान नहीं है। वो तो खुश हो रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके बहुत खुश है ठीक है, कि आप पढ़ाई ना करो, हमारा तो सिलेक्शन हो ही रहा है, ठीक है। तो यस, आई थिंक हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई। बस लास्ट में यही बोलूंगा कि यार देखो, ड्रॉप ईयर जो होता है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि भाई आप अब एकदम छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, कि ये नहीं कि हर चीज़ आपको एकदम मुंह में खिलाई जाएगी, राइट। तो डेफिनेटली यू नीड टू बिहेव एज अ ग्रोन अप नाउ, कि भाई अब हम बड़े हो गए, अब हमने खुद अपनी जिम्मेदारी पे ड्रॉप लिया है, तो अब मुझे डेफिनेटली उसका आउटपुट भी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा सीरियसनेस आपको खुद ही लाना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको टाइम टेबल भी देखो खुद ही बनाना पड़ेगा। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बट आप अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करो, बनाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। बहुत ऐसा भी टाइम टेबल मत बना दो कि सर एकदम 15-16 घंटे का टाइम टेबल बना दिया स्टार्टिंग में ही और फिर फॉलो नहीं कर पा रहे हम। और बहुत एकदम लो टारगेट वाला टाइम टेबल भी मत बनाओ कि जो आराम से आप कंप्लीट करो, आप अपने जीवन में खुश हो, अंत में सिलेक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि बाकी बच्चों से कंपीट करना था, है ना। तो सेटिस्फाइड भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि मुझे तो सब आता है। अगर नहीं आता है तभी तो हम सीखने के लिए तो 1 साल का समय एक्स्ट्रा ले रहे, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपने गेन किया है उसको इफेक्टिवली यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, आपने लिया है, अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, बस अब इसका सदुपयोग करो और अच्छे से इसको यूटिलाइज करो। एंड डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना कि कौन कौन इस बार ड्रॉप ईयर में जेई एडवांस फोड़ने वाला है, और एकदम फोड़ देंगे